प्रोग्राम एक पाकिस्तान में खुशामदीद। नाज़रीन, क्या मशरिक़ वुस्ता एक और बड़ी जंग के दहाने से वापस लौट आया है। 2 रोज तक जारी रहने वाली शदीद झड़पों, मिसाइल हमलों और जवाबी कार्रवाइयों के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान फिलहाल तोपें खामोश हो चुकी हैं, जबकि पसे पर्दा सिफारती सरगर्मियां एक बार फिर तेज हो गई हैं। सवाल यह है कि क्या ये खामोशी किसी मुस्तकिल मुआहिदे का पेश खैमा है या सिर्फ एक आर्जी वक्फा। अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 रोज तक जारी रहने वाले मोहलिक हमलों के बाद मशरिक़ वुस्ता में वक्ती तौर पर जंगबंदी हुई है, जबकि खित्ते के कई अहम ममालिक कशीदगी कम करने और मुज़ाकराती अमल को दोबारा बहाल करने के लिए मुतहरिक हुए हैं। ये तमाम सूरत हाल ऐसे वक्त में सामने आई है जब ईरान में शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की नमाज जनाजा और ताज़ियती तकरीबात जारी थी और इसी दौरान अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले भी किए जा रहे थे। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक पाकिस्तान और कतर की सिफारती कोशिशों के नतीजे में गुज़िश्ता रात अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर कोई नया हमला नहीं किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान और कतर दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सालसी करने वाले ममालिक इस मफाहमती यादाश्त को मुकम्मल तौर पर नाकाम होने से बचाना चाहते हैं। एक्सियोस के मुताबिक पाकिस्तान, कतर, तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब के आला हुक्काम ने अमेरिकी हुक्काम से राब्ते किए, जिनका मकसद कशीदगी में कमी लाना और सिफारती अमल को दोबारा फाल बनाना था। दूसरी जानिब पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी अपने बयान में तमाम फरीकों पर जोर दिया कि वो इस्लामाबाद में तय पाने वाली मुफाहमती यादाश्त के तहत किए गए अपने वादों की पासदारी करें। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता मुज़ाकराती दौर में अमेरिका और ईरान जौहरी मुआहिदे की जानिब काबिल जिक्र पेशरफ्त कर चुके थे, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी आबनाए हरमस को दोबारा खुलवाने और खित्ते को मुकम्मल जंग से बचाने के ख्वाहां हैं। उधर एक अमेरिकी ओहदेदार ने अल जजीरा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वाशिंगटन ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। दोनों ममालिक के दरमियान तकनीकी सतह पर राब्ते बदस्तूर जारी हैं और अमेरिका सिफारती हल को ही अव्वलीन तरजीह दे रहा है। फिर सवाल यह है कि आखिर ये नई कशीदगी किस लिए शुरू हुई। दरअसल इस तनाज़े की बुनियादी वजह इस बार आबनाए हरमस पर कंट्रोल और वहां से गुजरने वाले बैनुल-अक़वामी बहरी जहाज़ों के हवाले से इख्तलाफात हैं। अमेरिका की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया कि ईरान की इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर यानी IRGC ने मुकर्ररा बहरी रास्ते से हटकर सफर करने वाले कम अज कम 3 तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाया। इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के जनूबी साहिली इलाकों में मुतअद्दिद अहदाफ पर फ़ज़ाई हमले किए, जबकि ईरान ने खित्ते में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाबी कार्रवाई की। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि जंग बंदी और मुज़ाकरात के लिए तय पाने वाली मुफाहमती यादाश्त अब मौसर नहीं रही और बुध को उनकी जानिब से यह ऐलान किया गया, जिसके बाद जुमेरात को भी दोनों जानिब से हमलों का यह सिलसिला जारी रहा। माहिरीन के मुताबिक इस मुफाहमती यादाश्त में आबनाए हरमस के इंतजाम और उसके अमली तरीकाकार से मुतल्लिक कई अहम नकात वाज़ेह नहीं थे, जिसकी वजह से दोनों मालिक इसकी मुख्तलिफ तशरीह कर रहे हैं। मुआहिदे के मुताबिक ईरान को आबनाए हरमस में बारूदी सुरंगें साफ करने, बहरी आमदोरफ्त को महफूज बनाने और इब्तदाई 60 रोज तक तिजारती जहाज़ों से कोई फीस वसूल न करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जबकि मुआहिदे में यह भी कहा गया था कि ईरान, ओमान और दीगर खलीजी ममालिक मुस्तकबिल में आबनाए हरमस के इंतजाम और बहरी खिदमात के तरीकाकार पर मुशावरत करेंगे। ताहम इख्तलाफ यहीं से शुरू हुआ। ईरान का मौक़िफ़ है कि आबनाए हरमस से गुजरने वाले तमाम बहरी जहाज़ उसके साथ राब्ते और हम आहंगी के पाबंद होंगे, जबकि अमेरिका इस मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए आबनाए हरमस को एक बैनुल-अक़वामी आबी गुजरगाह करार देता है, जहाँ किसी एक मुल्क की बालादस्ती तस्लीम नहीं की जा सकती। अब तमाम नजरें सालसी की इन सिफारती कोशिशों पर मरकूज हैं। अगर ये कोशिशें कामयाब हुई तो अमेरिका और ईरान एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर इख्तलाफ बरकरार रहा तो मशरिक़ वुस्ता में यह खामोशी किसी भी वक्त दोबारा मिसाइलों की घन गरज में तब्दील हो सकती है। दूसरी जानिब अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने हालिया दिनों अमेरिका को नई खुफिया मालूमात फराहम की हैं, जिनमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने के एक मुबैना और मखसूस ईरानी मंसूबे का जिक्र किया गया। क्या ईरान वाकई अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी कर रहा था? नाज़रीन, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ वाशिंगटन से सीनियर सहाफ़ी फैज़ रहमान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फैज़ रहमान साहब आपके वक्त का। फैज़ रहमान साहब, एक मुआहिदा तय हुआ, टेक्निकल सतह पर मुज़ाकरात शुरू हो गए, US और ईरान के दरमियान ऑयल की प्राइसेस नीचे आ गई, पूरी दुनिया को लगा कि ये जंग ख़त्म हो गई और 1979 से जो जंग जारी थी, जो इख्तलाफात जारी थे, वो अब शायद एक लंबे अरसे के लिए हल होने जा रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता 2 दिनों के अंदर जो कुछ हुआ वो सूरत हाल देखते हुए दोबारा टेंशन बढ़ गई है। अब अमेरिकी हुक्काम ये कह रहे हैं कि टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात उसी तरह जारी और सारी रहेंगे। अब आपको क्या लगता है कि ये जो 2 दिन के अंदर जो हमले हुए उससे कितना फ़र्क पड़ेगा, ये जो ऑलरेडी मुआहिदे पर बातचीत या टेक्निकल टॉक्स जारी हैं उस पर?
जी बहुत बहुत शुक्रिया ज़ोफ साहब। गुड टू बी बैक ऑन योर शो। देखिए, ये इस वक्त चूंकि कई मुतज़ाद बातें बैक वक्त सामने आ रही हैं, और अभी हमको ये भी नहीं पता कि ये तो कहा जा रहा है दोनों तरफ से कि टेक्निकल टॉक्स, जो तकनीकी बातचीत है वो जारी है, लेकिन कहाँ हो रही है, कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और उस वक्त किस मरहले पर है, ये अभी तफसीलात हमारे सामने नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप सदर ट्रंप की बातें सुने, पब्लिकली उन्होंने ये कह दिया है कि जो सीज फायर इज ओवर, और फिर उन्होंने बहुत से सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए। तो अमूमन ये होता है, जो अमेरिकन ट्रेडिशंस हैं, कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर कोई बात करता है पब्लिकली या वैसे भी, तो उसको एक ऑर्डर के तौर पर या उसको एक पॉलिसी के तौर पर लिया जाता है। तो क्या ये कोई नई पॉलिसी वजूद में आ गई है कि वाकईतन सीज फायर बंद हो चुका है? लेकिन अब देखिए, ग्राउंड पर तो ये रियलिटी ये है कि वहाँ ये जो टिट फॉर टैट झड़पें हुई, दोनों तरफ से कुछ मामलात हुए, और फिर अब कुछ एक मामला थम गया है। लेकिन कब तक थमे रहेगा, और जो याददाश्त पर जो एक्चुअल जो उसके नुकात हैं, उन पर किस हद तक बात आगे बढ़ेगी? अभी कुछ इतने ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी अभी काफी दिन बाकी हैं 60 डेज होने में। तो देखना यही है कि मामला कहाँ तक चलते हैं। लेकिन देखिए, इसमें जो बेसिक क्वेश्चन है जौक साहब, वो ये है कि इस वक्त दोनों फरीकैन समहाउ, हालांकि एक अमेरिका में, पाकिस्तान में और दीगर जगहों पर ये एक बड़ा एक लगा बंधा एक ख्याल था कि जो 14 नुकाती याददाश्त मुरतब हुई है, उसका ज्यादातर फायदा ईरान को पहुंच रहा है, और वो एक ईरान के फेवर में जा रही थी। और एक तरह से ये तस्लीम किया गया कि अब ईरान को इतने अरसे जो उन्होंने खड़े रहे और वो तमाम हमले बर्दाश्त किए, 100 दिन से ज्यादा, 4 महीने से ज्यादा, तो अब वो इस बात के हकदार हैं कि अब उनके नुकात पर बात की जाए। तो वो एक एक लगा बंदा एक व्यू बन गया था। लेकिन मेरा मेरा ख्याल ये है कि अब ईरान में भी पिछले कुछ दिनों से, खुसूसन जो वहाँ की जो हुकूमत ने ये देखा कि खामनाई साहब के जो आखिरी रसूमात में, जो उनके अपने अंदाजों के मुताबिक 1.5 करोड़ लोग बाहर निकले, तो उससे वहाँ की हुकूमत को जो एतमाद हासिल हुआ है, और फिर उनका जो एक अपना नैरेटिव है कि हम ये फतह हासिल कर चुके हैं, तो अपनी अवाम का प्रेशर अभी भी उन पर यह है कि हमको सिर्फ इन नुकात पर बहस नहीं करनी चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमको मुकम्मल फतेह के तौर पर, मुकम्मल फतेह की तरफ जाना चाहिए, टोटल विक्ट्री। अच्छा, अब उसमें क्या वो ख्याल दुरुस्त है? क्या वो अपना हैंड ओवर प्ले कर रहे हैं? जाहिर है ये वो ऐसी चीजें हैं जो कि जजमेंटल होती हैं, जिगर आप उस पर अपना एक सब्जेक्टिव चीज है, बहुत ज्यादा 2+2 वाली बात नहीं है। तो अब देखना यही है कि ईरान का वो ईरानी जो एक स्ट्रक्चर है सरकारी, या जो ताकत का जो एक मामला वहां पर जो सेटअप है, क्या उसमें ऐसे अनासिर हैं जो इस मामले यानी को आप समझते हैं कि मजीद। दोनों साइड पर ऐसे अनासर मौजूद हैं जो कि मसाइल पैदा कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आप आज ट्रुथ सोशल पर जो है वो एक पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि ईरान ने दरख्वास्त की है कि मुज़ाकरात को जारी रखा जाए, और हम मुज़ाकरात को जारी रख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस किस्म के जो बयानात हैं, और फिर वो अटैक्स, और फिर साथ इस किस्म के बयानात को हम जोड़ें, तो ये क्या मैसेज हमें दे रहे हैं? कि सिर्फ अपनी आवाम को कन्विंस करने के लिए कि ये दिखाया जा रहा है कि वो मुज़ाकरात करना चाह रहा है, हम तो नहीं करना चाह रहे थे? जी डॉक्टर साहब, देखिए यही है कि दोनों ममालिक, दोनों फरीकैन अपने अपने बयानी के कैदी बन चुके हैं। अपने अवाम के सामने जो उन्होंने एक बिल्ट अप किया है केस, अब वो उसके उसके लिए जवाब दे हैं। और यही हाल ज़ाहिर है इस वक्त ट्रंप साहब का है कि वो ज़रूर चाहते हैं कि बातचीत जारी रहे। जो असल इसका जो मग़ज़ है इस ट्वीट का, जिसका ये अभी आपने जिक्र किया, सोशल मीडिया के मैसेज का, ट्रुथ सोशल का, तो वो यही है कि वो बातचीत जारी रखना चाहते हैं। अब इसका वो बर्डन या इसका जो क्रेडिट खुद लेना चाह रहे हैं कि ईरान ने हमसे कहा है कि बातचीत करें, लेकिन असल बात यह है कि बातचीत जारी रहेगी। ईरान इसकी तरदीद करेगा नहीं, हम नहीं कह रहे, अमेरिका कह रहा है। बहुत अच्छी बात है भाई, आप दोनों अपने क्रेडिट अपने पास रखें, लेकिन दुनिया के अमन सुकून के लिए, पाकिस्तान की और रीजन के दूसरे ममालिक की बेहतरी के लिए बेस्ट यही है कि आप बातचीत जारी रखें, और बातचीत जारी रखे रही रहेगी। देखिए, अब ये मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से, बल्कि पूरी दुनिया में अब इस किस्म
का कोई एक सिनेरियो ज़ेरे गौर नहीं है जहां पर ये जंग एक फुल स्केल वॉर के तौर पर सामने आए। लेकिन इसमें देखना यह है ज़ौक़ साहब कि अमेरिका ने जो मकासद हासिल किए और जो मकासद हासिल नहीं किए, और ये जो इस वक्त इसके ट्रम्प की जो स्ट्रैटेजी है वो किस हद तक अमेरिका के हक में है और किस हद तक ईरान के खिलाफ जा सकती है। देखिए, इस वक्त ट्रम्प ने दो बातें की हैं। एक तो ये कि ईरान को अंडर प्रेशर रखा है, हर थोड़ी देर में जरा सा जवाब बनाकर वो जाकर सैकड़ों हमले कर देते हैं। अब तक हमें ऑलमोस्ट देखिए 200 टारगेट्स उन्होंने हिट कर दिए, इसलिए कि ईरान ने वहां 3 जहाज कतर और सऊदी अरब के हिट किए थे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि ऐसा नहीं हुआ कि ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हों या यहाँ की जो मार्केट्स हैं वो नीचे आ गई हो या दुनिया में अचानक खलबली मच गई हो। मामला अभी भी प्रीटी मच कंट्रोल में है। अच्छा, फिर यहाँ पर वो लॉबी जो कि चाहती है कि ईरान को पर जंग जारी रखी जाए, ईरान पर हमले किए जाएं, तो ये जो टिट फॉर टैट का जो मामला बनाकर उस लॉबीज को भी यहाँ मुतमईन किया जा रहा है, देखिए हमने भी रोके नहीं, हम हमले जारी रख रहे हैं, उनकी अहम तनसीबात को हम तबाह कर रहे हैं। और फिर वो पूरी लिस्ट भी आप जानते हैं कि ट्रम्प साहब हम पब्लिकली फैसल ये समझे कि निगोशिएशन बेहतर तरीके से या अपर हैंड रखने के लिए मुज़ाकरात और जो ये झड़पें हैं, जैसा आपने बताया कि 200 जगह पर अटैक किया गया, ये दोनों पैरेलल इंगेज किया गया है। लेकिन एक स्पॉइलर भी है, नेतन्याहू इस सारे सिनेरियो के अंदर, इसराइल या नेतन्याहू ये नहीं चाहता कि ये मुज़ाकरात हों। वो तो चाहते थे कि बस फुल एंड फाइनल कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे ईरान दोबारा ग्रो ना कर सके या वहाँ पर बेसिकली रिजीम चेंज हो जाए। अब इसराइल का जो मीडिया है वो यूएस के मीडिया, इसराइल का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो यूएस इंटेलिजेंस को बताता है कि ट्रंप को कत्ल करने का एक मंसूबा ईरान ने बनाया हुआ था। अब इस किस्म की जब इंटेलिजेंस शेयरिंग या दावे इसराइल की जानिब से किए जा रहे हैं तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा रिलेशन पर, जो अभी भी बहुत इबहाम में है यूएस और ईरान के? देखिए, खुद ट्रंप ने बाकायदा जब वो अनकरा में थे और आपने देखा कि वो जहाज जो कि कतर ने उनको डोनेट किया है, गिफ्ट किया है एक्चुअली, तो वो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया और अपना पुराना एयरफोर्स वन इस्तेमाल किया क्योंकि वो ज़्यादा सिक्योर और ज़्यादा रिलायबल है। तो और फिर उन्होंने बाकायदा कहा भी कि मैं इस वक्त नंबर 1 निशाने पर हूँ ईरानियों के, और कुछ कुछ भी हो सकता है। तो ये बात तो खैर सामने आई है। अब किसमें कितनी सदाकत है, देखिए अगर ये तो बहुत बड़ा, अगर ऐसा होता है और वाक़तन ऐसा कोई मंसूबा था ईरानियों की तरफ से, तो ये तो श्योर शॉट एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ जाने वाला, अगर इवन अटेम्प्ट भी किया जाए ऐसा, और जैसे कि हो चुके हैं इनकी ज़िंदगी पर पहले भी, अगर ऐसा अटेम्प्ट भी किया जाए और उसके अगर डांडे अगर ईरान और तेहरान से मिलते हैं तो फिर ये बहुत बड़ी तबाही हो सकती है रीजन में भी और ईरान के लिए भी। और ज़ाहिर है कि अमेरिका तो फिर वो उसमें आप एक फुल स्केल जंग देखेंगे। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये एक, जैसे खुद आपने भी फरमाया कि ये शायद एक इजराइल की एक कोशिश है अगेन कि अमेरिका को फिर एक पूरी तरह से पूरे फुल फ्लैश्ड वे में, एक फुल ब्लोन वे में इस जंग में धकेला जाए। लेकिन देखिए, आपने जो बात की ना ज़ौक़ साहब की, जो स्पॉइलर की इजराइल स्पॉइलर है, आपके भी गालिबन आपके शो पे भी और मुख्तलिफ जगहों पर मैं कह चुका हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल विल रिमेन अ स्पॉइलर। नेतन्याहू हरगिज़ नहीं चाहता कि ये जंग रुके, वो चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ ये जंग जारी रहे। लेकिन ट्रंप ने कम अज कम टू हिज क्रेडिट उनको बहुत हद तक कंट्रोल किया है। इस वक्त वो बहुत ही सख्त ये मुश्किल में है, नेतन्याहू खुद अपने दाखिली मामलात में भी, और ट्रंप के साथ जो उनकी रिलेशनशिप है वो भी बहुत इस वक्त मुतासिर हुई है। और अमेरिकन अवाम भी खुद, आपको हैरत होगी, अभी जो सर्वेज आए हैं आप भी जानते होंगे कि जो ममदानी साहब हैं, ज़ोहरान ममदानी, जो न्यूयॉर्क के मुसलमान मेयर हैं, वो नेतन्याहू के मुकाबले में अमेरिका की जो जूविश कम्युनिटी है उनमें ज्यादा पॉपुलर है। बहुत शुक्रिया। वॉशिंगटन से हमारे साथ सीनियर सहाफी फैज रहमान साहब मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, सिर्फ 6 साल की उम्र, 4 बहनों का अकलौता भाई, वालदैन की आंखों का तारा, लेकिन चंद लम्हों में सब कुछ खत्म हो गया। कराची के इलाके ली मार्केट से सामने आने वाली ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं बल्कि इंसानियत को शर्मा देने वाले ऐसे जुर्म की है जिसकी तफसीलात सुनकर रूह कांप उठती है। मोहम्मद वली, जो घर से सिर्फ एक चीज लेने गया था मगर फिर कभी जिंदा वापस ना लौट सका।
2 रोज तक अहले खाना अपने मासूम बच्चे को ढूंढते रहे, लेकिन जालिमों ने उसकी मस्क शुदा लाश तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दी। पुलिस के मुताबिक नेपियर थाने की हदूद में पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाकये में गिरफ्तार मुलजिम हमजा ने दौरान तफ्तीश ऐसे इंकशाफात किए हैं जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिम ने बताया कि वो अक्सर मोहम्मद वली को मुख्तलिफ चीजें लाकर देता था, जिसकी वजह से बच्चा उस पर एतमाद करता था। वाकये के रोज गली में एक जनाजा था और बेशतर लोग वहां मौजूद थे। मुलजिम ने उसी मौके का फायदा उठाया और बच्चे को अपने फ्लैट में ले गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने एतराफ किया कि उसने पहले बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती की, फिर उसे कत्ल कर दिया। मुलजिम ने यह भी इंकशाफ किया कि कत्ल के बाद भी उसने बच्चे की लाश के साथ जिनसी ज्यादती की। उसके बकौल चूंकि मोहम्मद वली उसे पहचानता था, इसलिए उसने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए उसे कत्ल किया। कत्ल के बाद लाश को बोरी में बंद किया, कंबल में लपेटा और अलमारी में छुपा दिया। हैरानकुन बात यह है कि पुलिस ने फ्लैट की 3 मरतबा तलाशी ली, मगर लाश बरामद ना हो सकी। जब इलाके वालों का शक बढ़ने लगा तो मुलजिम खुद भी अहले खाना के साथ बच्चे की तलाश में शामिल हो गया, ताकि किसी को उस पर शुबा ना हो। लेकिन यह वाकया सिर्फ एक खानदान का सानेहा नहीं, बल्कि पूरे मुआशरे के लिए एक खतरनाक सवाल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2025 में मुल्क भर में बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद के 3630 वाकयात रिपोर्ट हुए। यह तादाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 8% ज्यादा है, यानी औसतन हर रोज 9 बच्चे जिनसी तशद्दुद का निशाना बने। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा बच्चों में 53% लड़कियां जबकि 47% लड़के शामिल थे, जबकि 116 मुतासरीन नौमौलूद बच्चे थे। उधर कराची में भी सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। रवां साल के पहले 6 माह के दौरान शहर में रेप के 108 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि गुज़श्ता साल इसी अरसे में यह तादाद 69 थी, यानी सिर्फ एक साल में 39 मुकदमात का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो इस संगीन जुर्म में मुसलसल इजाफे की निशानदही करता है। मोहम्मद वली अब इस दुनिया में नहीं, मगर उसकी खामोश लाश मुआशरे से एक सवाल जरूर कर रही है। नाज़रीन, इसी केस की तफसीलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस साने में ये जो बच्चा जिस पर यह जुल्म हुआ और जिसको बाद में कत्ल कर दिया गया, उसकी वालिदा शमा साहिबा मौजूद हैं। शमा साहिबा, एक तो सबसे पहले अल्लाह आपको हौसला दे, अल्लाह सब्र दे और अल्लाह ऐसे तमाम किरदारों को जो है वो सख्त से सख्त, जल्द से जल्द जो है वो सज़ा दे, जो कि ऐसी घिनौनी हरकतें करते हैं। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका इस वक्त मुतालबा है क्या, फैमिली क्या मुतालबा कर रही है हुकाम बाला से और पुलिस से? मैं ये चाहती हूँ कि जैसे उसने मेरे बच्चे को अज़लियत की मौत दी है ना, उसको उससे भी ज़्यादा अज़लियत दी जाए और उसके बाद फांसी देने के बाद भी ना उसको मेरे हवाले करें। उसको फांसी दे के भी छोड़ना नहीं है, उसको मुझे दे ताकि मैं भी उसको बोरे में डालकर और उसको वहीं से फेंकूं और उसको तब भी नहीं छोड़ूं और अपनी बच्चियों को दूं उसको मट्टी का तेल वो डाल के उसमें वो आग लगाए ताकि हमारे दिल को सुकून मिले। अच्छा शमा साहिबा, ये बताइएगा कि क्या सारे घर वाले इसमें मुलव्विस थे और फिर 3 दिन ये क्या गुजरी? फिर ये सारे घर वाले ही थे, एक भी नहीं, सारे माँ इसकी माँ तो नहीं थी, इसका बाप, इसका चाचा, इसकी दादी, इसके पूरे घर वाले जो है ना शामिल थे। और ये बताइएगा कि क्या ये फैमिली आपके साथ मिलकर जो है वो इस बच्चे को ढूंढते रहे 3 दिन तक, और ये शख्स भी आपके साथ मिलकर ढूंढता रहा? वो इसलिए ना, तो हमें यहाँ पर मोहल्ले में रहता था ना, हमारे मोहल्ले में रहता था, हमें कोई था ही ना कि इसके ऊपर एकदम समझो हमारा ज़हन इसकी तरफ गया था, क्योंकि मुझे बार बार यही लगता था मेरा बच्चा मोहल्ले में ही, इसके घर के पास ही मेरा बच्चा खेलता रहा, इसके घर के पास ही मेरा बच्चा खेलता रहा। और उस दिन यहाँ पर हुई थी मौत, पीर के 6 तारीख थी, पीर वाले दिन। तो हम लोगों ने बोला चलो बच्चा खेल रहा है वहीं पर खेल रहा, कोई बात नहीं। मुझे नहीं पता किस टाइम इसने अंदर लिया और किस टाइम इसने ये कर लिया सकते ना। हम लोगों को ये पता था कि भाई बच्चा गायब हुआ, इधर ही किधर होगा। जब 6-7 बजे तो उसके बाद हम लोग पूरे मोहल्ले में ढूंढना शुरू हो गए। पूरे ना घर जो हमारे मोहल्ले में थे सारे दिखवाए हमने, पुलिस वालों को भी बुलाया, उन्होंने भी चेक इन की, सब की, मगर इसने नहीं करवाई। जब इसको बोला ना इसने, तब इसने मना ही किया।
तीसरा दिन जब हुआ ना, उस टाइम भी हम लोग को सुकून नहीं मिला। हम लोग बैठे ही नहीं ना सुकून से। कैसे सुकून आता? हमारा जिगर का टुकड़ा चला गया, हमारा जब जिस्म का हिस्सा चला गया, हमको कैसे सुकून आता? हम वो 3 दिन यहाँ तक हम लोग बाहर ही पहना रहे, हम लोग घर में नहीं गए। ढूंढ के आखिरकार आके रात के 3 बजे बुध वाले दिन इसके बाहर जगह बनी, वहाँ आकर हम लोग सब बैठे। मेरे को सुकून नहीं आ रहा था। मैं दुआएं मांग रही थी कि अल्लाह पाक मेरे मोहम्मद वली को मेरे पास भिजवा दे, अल्लाह पाक मेरे मोहम्मद वली को मेरे पास भिजवा दे। ये ऊपर देख रहा था, इसने ऊपर से मुस्कुरा के देख रहा था। इसने कोई नहीं तरस खाया, ना मुझ पे ना मेरी बच्चियों पे। उस टाइम इसका चाचा 2:30-3 बजे का, रात के 2:30 बजे का टाइम था। इसका चाचा आया हॉस्पिटल से, तो उसको मैंने हाथ जोड़े। मैंने बोला अब आपका घर एक रह गया, क्योंकि हमने सब जगह दिखा दिया, हमारा बच्चा नहीं मिल रहा। तुम्हारे हाथ जोड़ते हो, तुम अपने घर की भी तलाशी दे दो। उसने बोला चलो सही है। उसने इसके अब्बू को आवाज़ दी और इसके अब्बू नीचे आके दरवाज़ा खोला। इसके अब्बू ने आके दरवाज़ा खोला, तो उसके बाद इसने अंदर बाइक रखने लगे, तो ये दोनों अंदर गए और इन्होंने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। इन लोगों ने हम लोगों को बोला नहीं कि आके चेक करवा लो, आप लड़कों से चेक करवा लो। इन्होंने मना कर दिया। जब देखा दरवाज़ा बंद करने लगे, हमारे मोहल्ले के सारे बच्चे खड़े थे, उन्होंने धक्का मार के अंदर घुसे। ये लोग जब धक्का मार के अंदर घुसे, इसके चाचा को मारने लगे, तो इसका बाप भी ऊपर भाग गया और उसको जाके बोलता कि फटाफट वो लोग ऊपर आ रहे हैं, इसके बच्चे को फेंक दो नीचे। इन तीनों ने, इसके भाई ने, इसके बाप ने और इसके खुद ने, इसने तीनों ने मिलकर बोरे में डाल के मेरे बच्चे को 4थी मंजिल से नीचे फेंका। इसका दिल नहीं घबराया, इसको तरस नहीं आया ज़रा सा भी। इसको मेरी बच्चियों पे भी तरस आया। हम लोग 3 दिन से परेशान थे, हमारा बच्चा मिल जाए। हम जगह जगह देख रहे, हम जगह जगह घूम रहे। जिस दिन अगवा हुआ मेरा बच्चा, उस दिन ही हमारे घर में खुद आया। हमारे घर में आके बोल रहा है आप फिक्र नहीं करो, मिल जाएगा आपको। हमको तो यही लगेगा ना, ये तसल्ली देने आया, जैसे पूरा मोहल्ला मेरे साथ है, ये भी मेरे साथ है। इसने ये सलूक किया। फिर उसने चलो ये तो किया, इतनी बुरी उसने मौत दी मेरे बच्चे को। उसका कसूर क्या था, इससे ये पूछो। उसने उसी दिन उसको पकड़ा और उसी दिन इसने कत्ल कर दिया उसने। तो फिर इसके सांसें क्यों अभी तक चालू हैं? उसकी भी सांसें उसी वक्त खत्म करनी जब हम लोगों ने उसको ढूंढ के दिया था। पुलिस ने तो नहीं ढूंढा था ना, हम लोगों ने ढूंढा। मुझे तो होश ही नहीं थी जब मेरे बच्चे की लाश बोरी इसने फेंकी। मुझे होश होता, मैं इसकी टांगें उठा के इसको नीचे फेंकती, मैं इसको मार देती वहाँ पर। हमने अल्लाह के भरोसे करके पुलिस वालों को दे दिया। उन्होंने क्यों नहीं अभी तक उसको मारा? अभी तक क्यों नहीं उसकी सांसें ख़त्म की? अल्लाह अकबर। माँ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। 3 दिन क्या गुजरी होगी और उसके बाद क्या गुजर रही होगी, इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन एहसास एक माँ को ही हो रहा होता है। जब ये पता लगा कि ये सब कुछ हो गया, फिर क्या आप रिएक्शन रहा? दिल से क्या गुजरेगा उस माँ के दिल से, उसकी बहनों के दिल से क्या गुजरेगा? आप सोचें। हमारी कयामत तोड़ दी इसने, हमारे ऊपर इसने कयामत तोड़ दी। कयामत तो दूर सोते रहते ना, आएगी वो कयामत हमारे मोहल्ले में भी आ गई समझो। क्योंकि मेरा बच्चा नहीं, पूरे मोहल्ले का बच्चा गया है। और अब मैं ये कहती मेरे बच्चे का खून जाया नहीं जाए। क्या ये जो मुल्ज़िम है, मुजरिम है, ये जो कातिल है, इसके घर वाले आए आपके घर? गया है ना, वो तो शहीदों में चला गया, मगर आगे और कोई बच्चा ना हो, क्योंकि वो सारे बच्चे अब मेरे मोहम्मद वली है। वो मेरे मोहम्मद वली है सारे। मेरा एक बच्चा गया ना, इनका पूरा ख़ानदान ना हो, बस मैं ये चाहती हूँ। और उसके जल्द से जल्द उसको सजाए मौत दें, उसको रखने के काबिल नहीं छोड़े, ताकि और बच्चों को भी खतरा। ये आपका मुतालबा है बिल्कुल, लेकिन क्या ये जब आपके बच्चे की डेड बॉडी मिल गई तो क्या इसके घर वाले भी आए आपके पास को बातचीत करने के लिए? आया एक जना भी मेरे पास, ना इसकी दादी आई, ना इसका अब्बू आया, ना इसका चाचा आया, ना ये खुद आया। ये जब आया जब इसने ख़त्म कर दिया मेरे बच्चे को, ये जब आया। और क्या इसके घर वाले अब आ रहे हैं माफ़ी की भीख मांगने कि माफ़ कर दें आप लोग? का कोई था नहीं, सब मिले हुए थे। वो कैसे आके मुझसे माजरत करते हैं, वो किस मुंह से आके माजरत करते हैं? मेरे पास तो आए तो मैं तो चप्पलें मार मार कर इनको ख़त्म करूं। मैं उनके मुंह पे चप्पलें मार मार के कि ये तरबियत तुम लोगों ने दी कि मेरा अकेला अकेला बच्चा उन लोगों ने नहीं छोड़ा। क्या कसूर था मेरे 7 साल के बच्चे का? क्या गुनाह किया था मेरे बच्चे ने उसका? उसको इतनी ज़्यादा थी तो उसके साथ साथ मेरी भी मौत कर देता कि मैं तड़पती नहीं इतने।
मेरी तड़प नहीं नजर आई इन लोगों को, मेरी बच्चियों की तड़प नहीं नजर आई। सबसे छोटा मेरा बेटा था, ये 7 साल का, बाकी मेरी बच्चियाँ बड़ी हैं। हमारे साथ इस सानहे में जो बच्चा इस दुनिया से चला गया, उसकी वालिदा मौजूद थी। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं किस तरह इस चीज़ को कंक्लूड कर सकूं, लेकिन हाँ एक तरीका है कि जो बयान कर सकता है सारे दर्द को, और वो है कि इस केस का कितनी देर में फ़ैसला आता है और क्या फ़ैसला आता है। एक ब्रेक शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मुतासरा इस सारे साने की, जो बच्चा कत्ल हुआ उसकी वालदा मौजूद थी। आपके लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह आपको हौसला दे, और आपका हौसला इतना बुलंद है कि आप चाहती हैं कि बाकी तमाम बच्चे इस किस्म का कोई शिकार न बने, इसलिए आप चाहती हैं कि कोई टेस्ट केस के तौर पर इसको संजीदगी से देखा जाए। एक ब्रेक शामिल करते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान के बड़े शहरों में फैलता हुआ पार्टी कल्चर अब सिर्फ अखलाकी या समाजी बहस नहीं रहा, बल्कि सेहत के एक संगीन बहरान की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। मनशियात, नाइट पार्टीज और ख़तरनाक तर्ज ज़िंदगी के दरमियान अब एक ऐसा खामोश कातिल भी तेज़ी से फैल रहा है जिसकी अलामात बरसों तक जाहिर नहीं होती, मगर जब हकीकत सामने आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। आइस, कोकेन, एक्सटेसी पिल्स और दीगर मनशियात जो कभी फार्म हाउसेज और पोश घरों तक महदूद समझी जाती थी, अब बड़े शहरों के रेस्टोरेंट्स, कैफेज और निजी तकरीबात तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन इस बदलते हुए रुझान के साथ अब एक और खतरनाक खदशा भी सामने आ रहा है। HIV यानी एड्स के बढ़ते हुए केसेस। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने इस हवाले से तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि नाइट पार्टीज में मनशियात के इस्तेमाल के बाद नौजवानों में बढ़ती हुई जिनसी सरगर्मियां HIV के फैलाव की एक अहम वजह बन रही हैं। वफाकी वजीर के मुताबिक मुल्क के बड़े शहरों में हर माह 35 से 40 नए HIV केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, और ये सिर्फ वो अफराद हैं जो अलामात जाहिर होने के बाद टेस्ट करवाते हैं। वज़ीर सेहत का कहना था कि असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि माशरती दबाव, बदनामी के खौफ और शर्मिंदगी की वजह से बहुत से लोग टेस्ट ही नहीं करवाते। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें, ये जानें कि वो रात गए कहाँ जाते हैं, किन महफिलों का हिस्सा बनते हैं और किस माहौल में वक्त गुजार रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने वाज़ेह किया कि अब यह सिर्फ वजारत सेहत का मसला नहीं, बल्कि पूरे माशरे के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है, जिससे निपटने के लिए साइंसी बुनियादों पर आगाही और समाजी शऊर पैदा करना नागुज़ीर है। पार्टी में अनफॉर्चुनेटली जो है वो एक ये वबा पार्टीज वाला और यंगस्टर्स में ये जो आइस और ये तमाम ड्रग्स की जो चीज़ बढ़ रही है, इस हवाले से भी बहुत सारे केसेस जो है वो आइडेंटिफाई हुए हैं HIV के। तो सोसाइटी के सारे सेगमेंट को, तमाम इदारों को अपना अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, और मैं वालिदैन से भी कहता हूँ कि थोड़ा सा बच्चों से जो पूछ-गूछ की जाए कि रात कहाँ जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। अब इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे मौजूद हैं डॉक्टर गजाला रूबी साहिबा, जो कि पैथोलॉजिस्ट भी हैं और डायरेक्टर सेंट्रल रिसर्च लैब एंड डायग्नोसिस भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा आपके वक्त का। डॉक्टर साहबा, एक तो सबसे पहले जो वफाकी वजीर सेहत की जानिब से बताया गया कि ये नाइट पार्टीज़ का कल्चर जो आम होता जा रहा है, इससे HIV यानी एड्स के केसेस में इजाफा हो रहा है और बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इस पर आप क्या कहेंगी कि आपको लगता है कि ये एक बड़ी वजह है जो HIV की केसेस अब फैल रहे हैं और ये आम आबादी में भी आ गए हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ये हम इसको एक एलिमेंट तो कह सकते हैं इंक्रीज होने का, लेकिन HIV इंक्रीज होने का सबसे पहला आपका इशू है कि जो आपके ड्रग यूजर्स हैं, और ड्रग यूजर्स अब आपको पता है कि अब स्टूडेंट लेवल पे भी सब ड्रग यूजर्स हैं, और आपके वो सब लोग जो जॉबलेस होते हैं, उनको कोई और सोर्स नहीं नजर आती, तो वो ड्रग इंड्यूस करते हैं, मल्टीपल सिरिंजेस यूज करते हैं, सेम सिरिंजेस शेयर करते हैं, और आपके जितने भी ये प्राइवेट छोटे छोटे खुले होते हैं जहाँ पर कि आपकी डायलिसिस हो रही हैं, जहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही हैं, और उस वक्त लोग इमरजेंसी में ब्लड बैग कहीं से अरेंज करते हैं जो कि पूरी तरह स्क्रीन नहीं होते। ठीक है, तो इसको थोड़ी सी गो के पंजाब हेल्थ केयर कमीशन बहुत अच्छी तरह एज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा और स्ट्रिक्टनेस और थोड़ी सी और रेगुलेशन की जरूरत है कि जहाँ जहाँ पर ब्लड जरूरत है वो पूरी तरह स्क्रीन हो, लेबल हो, ताकि जिन पेशेंट्स तक पहुंचे वो उस वक्त हम जान बचाने के लिए उसको ब्लड तो ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, लेकिन मल्टीपल वायरसेस भी उसके अंदर इंजेक्ट कर रहे होते हैं, और जब उसको एक होता है तो फैमिली में उसका पार्टनर और घर वाले सारे बाकी लोग भी फिर
इन्फेक्ट हो जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो भी पेशेंट कहीं छोटी जगह पर जाता है इलाज करवाने के लिए, मेक श्योर कि वो सील सिरिंज इस्तेमाल की जाए उसको यूज करने के लिए, या कोई भी उसको नेबुलाइज करने के लिए यूज किया जाए तो वो ट्यूबिंग स्टेराइल हो, सेम ट्यूब शेयर नहीं हो रही होनी चाहिए, ठीक है। और नाइट क्लब जरूर एज अ पार्ट उसमें इंक्रीज हो रहे हैं, और चूंकि पंजाब में इस वक्त इसकी परसेंटेज बाकी तीनों सूबों से ज्यादा है एज अ होल। जितना भी इस वक्त तकरीबन 1,86,000 लोग जो हैं वो इस वक्त भी वो हैं जो कि डायग्नोज हैं। हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि अनडायग्नोज लोग भी हैं जिन्होंने टेस्टिंग ही नहीं अपनी करवाई, और वो सब लोग चाहे वो अपने पार्टनर के साथ यूज करते हैं या सेफ सेक्स नहीं करते, उसमें आपके सेक्स वर्कर्स भी आते हैं, उसमें आपकी ये सारे वो लोग जो सेम सिरिंजेस यूज करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, डायलिसिस करते हैं, ये सारी चीजें ही उसका इन्फेक्ट करती हैं। तो इसलिए हमें हर एलिमेंट को जाकर देखना होगा कि कहाँ पर कितने परसेंटेज है। मेरा तो ख्याल है कि जहाँ पर कोई भी टेस्ट होता है, कोई भी इंटरव्यू होता है, तो लोगों को जिस तरह कहा जाता है कि आप अपने हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग करवा के लाएं, और उसमें हेपेटाइटिस बी के लिए HBsAg करवाया जाता है, और उसके लिए anti-HCV। इसी तरह HIV के लिए भी इनको चाहिए कि anti-HB का एक टेस्ट रिक्वायर करें, उसमें लिखा करें कि प्लीज गेट दिस टेस्ट डन, कि हर लैब में, हर अस्पताल में बड़ी आसानी से अवेलेबल है, लोग बड़े आराम से इसको करवा सकते हैं। तो उसमें ये एक फायदा होगा हम सबको भी, गवर्निंग अथॉरिटीज को भी, पेशेंट्स को भी, क्लिनिशियंस को भी, आम पब्लिक को भी, और वो ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम जो है उनको भी फायदा होगा इसका। अच्छा ठीक है, डॉक्टर एड्स साहब, कंट्रोल इसकी प्रोग्राम वालों को। सिम्टम्स क्या होते हैं और कितने अरसे में जो टेस्ट आप बता रही हैं, या इसके अलावा और कौन से टेस्ट हैं जो करवा लेने चाहिए फिर? इसके साथ सिर्फ यही नहीं होता, इसके साथ दूसरे को फैक्टर भी इन्वॉल्व हैं। आप सोचेंगे सिर्फ अगर एक बंदा HIV का शिकार है तो उसको कोई और चीजें नहीं होंगी, उसके दूसरे भी एपिडेमियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उसको, जिसमें उसको नोसोकोमियल इन्फेक्शन सबसे पहले होगा, ठीक है। उसको उसी तरह के जिस तरह वायरस का होता है, उसकी चेस्ट की प्रॉब्लम होगी, डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, उसको नोजिया वॉमिटिंग वाली फीलिंग होती है। ये वाली सारी चीजें जो इसमें हैं, इमीडिएटली लोगों को चाहिए कि प्लीज प्लीज इसको जरूर टेस्ट करवाएं, और इसको उसी तरह समझें जिस तरह के हम हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग करवाते हैं। और हम हर जगह हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग मस्ट है। आप जॉब के लिए जाएं, स्टूडेंट्स जाएं, इंटर्नशिप के लिए बच्चे जाते हैं, तो इसी तरह anti-HIV का टेस्ट भी एक लाजमी करार दे देना चाहिए। और जितने भी छोटे छोटे क्वैक्स बैठे हैं, ये आपके आज भी सड़क के किनारे बार्बर्स खुले हुए हैं, आज भी सड़क के किनारे आपकी वो शेप कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, वो सेम सिरिंजेस यूज कर रहे हैं, तो इनको भी तो कंट्रोल करना है ना। इसलिए इन सब को भी कंट्रोल करना चाहिए, और इन पर कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए प्लीज। और डॉक्टर तो साहब, इसलिए मेरा ख्याल है कि ठीक है, आप समझते हैं कि ये एक ऐसा इकदाम है जो होना चाहिए। अब डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जो इसका इलाज है वो किस हद तक मौसर है, और उसमें क्या आप समझती हैं कि बेहतरी होने की ज़रूरत है? आपको पता है कि ये एक वायरस है, जिस तरह कोविड में हमारे पास कोई थेरेपी नहीं थी, कोविड भी इसी तरह का RNA वायरस था, तो इसके लिए हम एंटी वायरल थेरेपी तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि HIV की वैक्सीन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उसकी एंटीवायरल थेरेपी चल रही है, लेकिन उन लोगों को who declared that yes we are HIV positive and we want the therapy, और उनके घर वालों को भी अवेयर हो कि वो अपने पार्टनर से सेव करें, और बाकी जिनके साथ उनकी अटैचमेंट है या ब्लड डोनेट ना करें, अपने स्वीट से, पसीने से, इन सब चीजों से, एग्जैक्टली उसी तरह जैसे हम हेपेटाइटिस को फैलने से रोकते हैं, इसी तरह इसको भी रोकने के लिए की जरूरत है। और एड्स कंट्रोल प्रोग्राम काफी काम कर रहा है इस पे, लेकिन थोड़े सारे और रूल्स एंड रेगुलेशन को थोड़ा स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। जहां जहां पे नाइट पार्टीज भी हो रही हैं, वहां पे भी चेक एंड बैलेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि कौन से लोग इन्वॉल्व हैं और वो किस हद तक जाते हैं, ठीक है। और उन सब की टेस्टिंग प्लीज होनी चाहिए, लोगों को इनिशिएट करें कि टेस्ट करवाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप टेस्ट करवाएंगे और अगर
खुदा ना खास्ता पॉजिटिव आते हैं तो आपकी थेरेपी हो सकेगी, बजाय इसके कि अनडायग्नोज बैठे रहें और वो पूरी सोसाइटी में उसको फिर फैलाते रहें। और डॉक्टर साहब आपको ये पता ही नहीं फैलता होगा कि कैसे है? patient को एक जो तो भी वो आपने ऊपर बताया चली कि जाएगी कुछ वजूहत बताई, उसके अलावा किस तरीके से फैलता है? जिस तरह कोविड था, क्या ये भी उसी तरह वायरस फैलता है? जी नहीं, ये HIV जो होता है वो HCV की तरह फैलता है, ये HBV की तरह फैलता है। जैसे सिरिंज से, क्योंकि ये ब्लड बॉर्न है ना, ब्लड के अंदर लगते हैं और ब्लड बॉर्न है इसलिए इन चीजों पे लगते हैं। सेक्स से लगता है, आपके ब्लड ट्रांसफ्यूज होगा, आपका डायलिसिस होगा, इंजेक्शंस जो लोग आम जगहों से लगवा लेते हैं उनको पता नहीं होता कि सिरिंजेस जो हैं वो ठीक कंपनी की हैं, सील सिरिंजेस हैं या नहीं है। तो रीयूज सिरिंज से तो नहीं हमें इंजेक्शन लगाए जा रहे। तो उसमें एग्जैक्टली जिस तरह हम हेपेटाइटिस के लिए ध्यान रखते हैं या प्रिकॉशनरी मेजर करते हैं, उसमें इन सब की जरूरत है। जिस पे हम डायलिसिस लगवा रहे हैं, आपको पता है अब जो बड़े अस्पताल हैं, पब्लिक सेक्टर के हैं या प्राइवेट के हैं, वहां पर वो सब लोग जो कि हेपेटाइटिस के पॉजिटिव होते हैं उन सब का भी डायलिसिस होता है, लेकिन उन्होंने एक मशीन वो रखी होती है जिस पे कि हेपेटाइटिस के पेशेंट्स आकर डायलिसिस कराते हैं, और बाकी दो मशीनें जो होती हैं वो होती हैं जिन पे एक आम पेशेंट जो कि सेफ होता है, जिस पे कोई हेपेटाइटिस स्क्रीन वाला पेशेंट डायलिसिस नहीं करा सकता। और इसलिए जरूरी है कि ये सब चीजें, रूल्स एंड रेगुलेशन और रेगुलेटरी अथॉरिटी इस पे थोड़ा सा एक्शन लें और इसको कंट्रोल करें और प्रिकॉशनरी मेजर्स लगाएं और SOPs प्रॉपर फॉलो होने चाहिए। बस ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थी और बहुत ही इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन उनकी जानिब से शेयर की गई। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।